नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर ईजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है यह है मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के क्लास में सपोर्टिंग टूल्स यानी सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज यही टॉपिक है हम लोगों का, मार्किंग टूल्स। इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं स्क्राइबर एवं इनके प्रकार, स्क्राइबर्स एंड इट्स टाइप्स। स्क्राइबर के प्रकार, स्क्राइबर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने के बाद फिर हम लोग मार्किंग टूल में आगे की तरफ जाएंगे। तो वर्नियर, हाइट गेज और कॉम्बिनेशन सेट इसी में पढ़ेंगे। ठीक, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहले मार्किंग ब्लॉक भी इसी में है। तो स्क्राइबर के लिए अगर देखा जाए तो ये स्क्राइबर है। जनरली वर्कशॉप में जॉब को जब हम लोग ड्राइंग के अनुसार बनाते हैं तो जॉब के सतह पर मार्किंग मीडिया अप्लाई करके और मार्किंग के लिए यानी मार्किंग को लाइनों को खींचने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्क्राइबर बोलते हैं ना। मार्किंग टूल है तो हाई कार्बन स्टील नहीं तो टूल स्टील का बना होता है ये। और वर्कशॉप में अगर देखा जाए तो आइडियल रूप से यही सलाह दिया जाता है कि स्क्राइबर का प्रयोग करें, नहीं तो जुगाड़ू उपाय लगाता है लोग ना। हेक्सा ब्लेड का जो टूटा हुआ पार्ट होता है उसको घिस करके और उससे मार्किंग करता है। तो मार्किंग टूल के लिए अगर देखें तो ये स्क्राइबर मार्किंग में आएगा, मार्किंग टूल में आएगा। हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बना होता है। अगर यहाँ पर देखें तो ये जो फिगर में स्क्राइबर दिखाया गया है ये बेंट स्क्राइबर है। बेंट स्क्राइबर का मतलब है इसका एक सिरा जो होता है ये सीधा और नुकीला होता है और एक सिरा क्या होता है 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। और इसका भी पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये स्क्राइबर का पॉइंट एंगल पूछा जाता है। या स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो 12 डिग्री से लेकर कितना होता है, तो 15 डिग्री तक होता है। ये रेंज में बताते हैं हम लोग। इसका भी पॉइंट एंगल यही होगा 12 से 15। सुन मेरा इतना चीज। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये जॉब है, ये ट्राई स्क्वायर के ब्लेड का सहारा लेकर के ये स्क्राइबर के द्वारा हम लोग लाइन की मार्किंग कर सकते हैं। अगर इसके लिए देखें पॉइंट, तो यह एक मार्किंग टूल है। यह टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील की 3 mm से 5 mm मोटी तार के बने होते हैं। इसका जो डायमीटर होता है 3 mm से लेकर कितना 5 mm तक। इट इज ए मार्किंग टूल। इट इज मेड ऑफ 3 mm to 5 mm थिक वायर ऑफ टूल स्टील और हाई कार्बन स्टील। इसका पॉइंट कोण 12 डिग्री से 15 डिग्री तक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इट्स पॉइंट एंगल रेंजेस फ्रॉम 12 डिग्री टू 15 डिग्री। भारतीय मानक संस्थान आईएसआई के अनुसार इसकी लंबाई 150 से 200 mm तक होती है। आईएसआई के अनुसार, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार लंबाई 150 से 200। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आईएसआई इट्स लेंथ रेंजेज फ्रॉम 150 mm टू 200 mm। अब यहाँ पर क्वेश्चन है स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है। द पॉइंट एंगल ऑफ ए स्क्राइबर इज, ऑप्शन दिया है 12 डिग्री टू 15 डिग्री, 12 डिग्री टू 15 डिग्री, 20 डिग्री टू 25 डिग्री, 30 डिग्री टू 35 डिग्री और 45 डिग्री। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे 12 से 15 डिग्री ना, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक, ये राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ अगर चले, नेक्स्ट है स्क्राइबर के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्क्राइबर। इसमें पहला है सीधा स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर। इसमें ये वाला जो पॉइंट होता है ये नुकीला होता है और इसका भी पॉइंट एंगल पूछेगा तो क्या बताएंगे, वही 12 से 15 डिग्री ही स्क्राइबर का पॉइंट एंगल डिफाइंड है 12 से 15 डिग्री। ये पीछे वाला भाग नर्लिंग किया होता है। इसमें एक ही पॉइंट होता है जो सीधा तेज नुकीला होता है, लाइन मार्किंग के लिए करते हैं। नर्लिंग वाले भाग को पकड़ करके ग्रिपिंग के साथ मार्किंग कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। यह 3 mm मोटी टूल स्टील की तार से बना होता है। इट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग लाइंस। इट इज मेड ऑफ 3 mm थिक टूल स्टील वायर। इसकी लंबाई 150 से 200 mm तक होती है। इट्स लेंथ रेंजेज फ्रॉम 150 टू 200 mm। इसका एक सिरा सीधा, तेज एवं नुकीला होता है। इट हैज ए स्ट्रेट, शार्प एंड पॉइंटेड एंड। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है बेंट स्क्राइबर, मुड़ा स्क्राइबर। इसमें अगर देखें तो एक पॉइंट सीधा नुकीला, दूसरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है, यह भी तेज होता है। ये जो मुड़ा हुआ भाग होता है 90 डिग्री पर, ये जो बेंट पार्ट है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं,
तो गोलाकार जॉब के अंदरूनी सतह पर मार्किंग करने के लिए, जैसे ये देखिए ना, ये जॉब है, यहाँ पर होल इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पर मार्किंग करना है तो ये स्ट्रेट पार्ट काम में नहीं आएगा, ये हुक के जैसा ये जो बेंट पार्ट है इसको फंसा करके और पूरा गोलाई में क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। तो गोलाकार भाग पर मार्किंग करने के लिए हम लोग बेंट सिरे का प्रयोग करते हैं। तो स्क्राइबर का एक सिरा सीधा और नुकीला होता है तथा दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। वन एंड ऑफ दिस स्क्राइबर is straight and sharp and the other end is bent at an angle of 90 degree। यह स्क्राइबर अधिकतर गोल जॉबों के अंदर वाली सतह पर लाइन खींचने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। These स्क्राइबर्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ड्राइंग लाइंस ऑन द इनर सरफेस ऑफ राउंड जॉब, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, चलिए आगे की तरफ देखें तो यह है ऑफसेट स्क्राइबर। ये जो ऑफसेट स्क्राइबर होता है, ये ऑफसेट स्क्राइबर है, देखने में अंग्रेजी के जेड अक्षर के जैसा दिखाई देता है। ये ऑफसेट स्क्राइबर है, ये स्ट्रेट स्क्राइबर है। इस ऑफसेट स्क्राइबर का ये जो पॉइंट होता है, जैसे चाकू का पॉइंट होता है ना, चाकू का जो सिरा होता है वैसा ही ये होता है, इसीलिए इसको हम लोग नाइफ एज स्क्राइबर भी बोलते हैं। और ये ऑफसेट है, ये स्ट्रेट है, इसका भी क्या रहता है, चाकू के जैसा सिरा होता है। तो ये जो स्क्राइबर होते हैं, ये ऑफसेट स्क्राइबर जो जेड अक्षर के जैसा दिखता है, और ये स्ट्रेट स्क्राइबर, ये वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज में परिशुद्धता से मार्किंग करने के लिए, वर्नियर हाइट गेज एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। ये वर्नियर हाइट गेज है जिसका प्रयोग मार्किंग और ऊंचाई मापने के लिए भी करते हैं। इसका लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। तो यहाँ पर ये जो स्क्राइबर है, ये ऑफसेट स्क्राइबर, ये वर्नियर हाइट गेज के साथ यूज होता है। और इस स्क्राइबर का जो मटेरियल होता है, जो वर्नियर हाइट गेज के साथ यूज होता है, ये HSS हाई स्पीड स्टील नहीं तो आजकल जो यूज होते हैं वो कार्बाइड टिप वाले स्क्राइबर होते हैं। HSS का बना होगा, लेकिन इसका ये जो टिप होता है, पॉइंट होता है, ये जो काला दिख रहा है, ये कार्बाइड का होता है। कार्बाइड ज़्यादा दिनों तक टिकता है, मार्किंग करते समय ज़्यादा घिसता नहीं है, पॉइंट सही रहता है उसका। ठीक, तो यहाँ पर ये कार्बाइड टिप का बना होता है। तो इसके बारे में भी डिटेल्स हम लोग वर्नियर हाइट गेज में पढ़ लेंगे। लेकिन टाइप्स में अगर देखा जाए तो ऑफसेट स्क्राइबर तो हमेशा ही बताना है वर्नियर हाइट गेज के साथ यह यूज होता है। यह स्क्राइबर वर्नियर हाइट गेज में परिशुद्धता से मार्किंग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दिस स्क्राइबर्स आर यूज्ड फॉर एक्यूरेट मार्किंग इन वर्नियर हाइट गेज। इनका एक सिरा चाकू की तरह तेज होता है, इसे नाइफ एज स्क्राइबर भी कहते हैं। देयर एज इज शार्प लाइक ए नाइफ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइफ एज स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर अंग्रेजी के जेड अक्षर के जैसा होता है। द ऑफसेट स्क्राइबर इज लाइक द इंग्लिश लेटर जेड। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये है पॉकेट स्क्राइबर। ये पॉकेट स्क्राइबर होता है, जैसे पेन होता है ना, जिसको हम लोग पॉकेट में रख सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर पेन के जैसा ये भी होता है, पॉकेट में इसको रख सकते हैं। ये नर्लिंग किया हुआ भाग है, पीछे में भी ये नर्लिंग किया हुआ भाग है। जनरली होता क्या है, ये इसमें जो ये स्क्राइबर है, स्क्राइबर का ये पॉइंट है, ये एक ट्यूब के अंदर, ये खोखली भाग है, इसके अंदर होता है। जैसे एक पेन होता है ना, एक पेन होता है जिसको ऊपर से दबाते हैं तो उसका रिफिल होता है, वो बाहर आता है। एक होता है इसको घुमाने पर ऐसे बाहर आता है। तो जैसे घुमाने वाला पेन होता है ना, घुमाते हैं तो इस तरीके से रिफिल बाहर आता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला जो नट लगा होता है, इसको अगर घुमाया जाए तो स्क्राइबर का पॉइंट बाहर आएगा। काम करने के बाद फिर इसको उल्टा घुमा करके और फिर क्या कर देते हैं, अंदर की तरफ बंद कर देते हैं। नहीं तो पॉकेट में रखना है ना, अगर खुले छोड़ोगे तो हृदय में चुभ जाएगा, यहीं पे इस तरीके से नुकीला भाग हाई कार्बन स्टील का है, चुभ जाएगा। ठीक, इसीलिए इसको पॉकेट स्क्राइबर बोलते हैं। यह स्क्राइबर नर्ल की हुई ट्यूब, स्टील ट्यूब के अंदर होता है। ट्यूब के सिरे पर लगे नट को घुमाने पर स्क्राइबर बाहर निकल आता है। दिस स्क्राइबर इज इनसाइड ए नर्ल स्टील ट्यूब। द स्क्राइबर कम्स आउट व्हेन द नट ऑन द एंड ऑफ द ट्यूब इज टर्न। इसे पेन की भांति जेब में रख सकते हैं। इट कैन केप्ट इन पॉकेट लाइक ए पेन। पेन के जैसा इसको जेब में भी रख सकते हैं, काम पड़ेगा तो निकाल के मार्किंग करेंगे फिर रख लेंगे। एक और स्क्राइबर होता है जो कि यहाँ पर नहीं है, कॉम्बिनेशन सेट में उसको दिखाएंगे आपको, वो 9 वे स्क्राइबर कहलाता है। 9 वे स्क्राइबर कॉम्बिनेशन सेट में ही रहता है, उसके द्वारा भी जब मार्किंग करते हैं तो 9 वे स्क्राइबर को निकाल करके और फिर मार्किंग कर सकते हैं। चलिए, नोट पॉइंट यहाँ पर स्क्राइबर से संबंधित है।
पहला पॉइंट है कि स्क्राइबर का प्रयोग करते समय 30 डिग्री से 35 डिग्री पर झुकाकर प्रयोग करना चाहिए तथा अपनी ओर खींचना चाहिए। जब लाइन मार्किंग करते हैं हम लोग इस तरीके से जॉब के ऊपर, स्क्राइबर को ये जॉब के सत्ता के साथ और ये जो स्क्राइबर का एक्सिस होगा इसके बीच का ये जो झुकाव कोण होगा ये कितना रखा जाता है, तो रेंज में 30 से 35 डिग्री। और मार्किंग करते समय हम लोग अपने तरफ खींचते हैं ऐसे, ऐसा नहीं कि आगे की तरफ खुरचेंगे, आगे की तरफ अगर खिसकाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट फंसेगा ना। इसीलिए मार्किंग करते समय इधर अपने तरफ खींचना चाहिए 30 से 35 डिग्री के कोण पर झुका करके, तो ये एंगल पूछा जाता है। While using the scriber it should be used by tilting it at 30 degree to 35 degree and should be pulled towards you, अपने तरफ खींचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्क्राइबर को ऑयल स्टोन पर तेज करना चाहिए। द स्क्राइबर शुड बी शार्पेंड ऑन द ऑयल स्टोन, ये भी पूछा जाता है स्क्राइबर को किस पर हम लोग तेज करते हैं, तो ऑयल स्टोन एक प्रकार का ये पत्थर ही है जिसके ऊपर स्क्राइबर को रख करके और पत्थर के ऊपर तेल डाल करके हल्का सा ऑयल, ताकि फिनिशिंग पॉइंट पर अच्छी है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से रगड़ रगड़ कर, इसका भी तरीका है, इस तरीके से रगड़ रगड़ करके घुमा घुमा करके और पॉइंट को शार्प करते हैं। ऑयल स्टेन के ऊपर ऑयल डाल सकते हैं, नहीं तो पानी भी डाल सकते हैं, जिस कारण फिनिशिंग अच्छी आती है, पॉइंट सही बनता है, नुकीला बनता है। जैसे नाई लोग होते हैं ना, उन लोगों को देखे होंगे, उनका जो उस तरह छुड़ा कैंची होता है, वो लोग रगड़ रगड़ कर पत्थर पर ही क्या करता है, तेज करता है। उसी तरीके से स्क्राइबर को पत्थर पर ही रगड़ रगड़ करके, जिस पत्थर पर रगड़ा जाता है ऑयल स्टोन, तेल डाल करके रगड़ा जाता है, इसीलिए हम लोग ऑयल स्टोन बोलते हैं। इसमें अगर देखें स्क्राइबर का पॉइंट अगर शार्प करना है तो इस तरीके से पकड़ के ऐसे नहीं रगड़ना है। किस तरीके से, अगर ये पत्थर है तो इस तरीके से रख करके और ऐसे, जब ये हो जाए तो फिर ऐसे घुमा करके फिर रख करके रगड़ना है, घुमा घुमा करके रख करके रगड़ना है, पॉइंट बनाना है। बहुत नुकीला होता है, 12 से 15 डिग्री ही एंगल है, समझ मेरा चीज। ग्राइंडिंग अगर पॉइंट को शार्प करना है तो ग्राइंडिंग नहीं करते। ग्राइंडिंग नहीं करने का कारण ये है कि पॉइंट नुकीला होता है, अगर ग्राइंड करेंगे तो पॉइंट तुरंत उड़ जाएगा ना। तो जब शार्प करना है, अगर भोथर हो जाए स्क्राइबर, शार्प करना है तो ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग करते हैं तो ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं, इसी पर रगड़ रगड़ करके क्या करते हैं, शार्प करते हैं। तो ये स्क्राइबर से संबंधित नोट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे है कि लाइन स्क्राइब करते समय स्क्राइबर को जॉब की सतह से कितने डिग्री कोण पर रखा जाता है। फॉर स्क्राइबिंग लाइन विथ स्क्राइबर द एंगल बिटवीन जॉब सरफेस एंड स्क्राइबर इज, ऑप्शन दिया 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 और 45। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, जो रेंज बताए थे कितना, 30 से 35, तो 30 रेंज नहीं दिया है तो 30 डिग्री मार सकते हैं ना, सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चले। अगर नेक्स्ट जो हम लोगों का टूल है ये है सरफेस गेज या मार्किंग ब्लॉक। सरफेस गेज या मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी इसको बोला जाता है, अलग अलग नामों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सरफेस गेज या मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक के लिए अगर देखें तो ये फिक्स टाइप सरफेस गेज है, फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है ये भी चर्चा करेंगे। और ये यूनिवर्सल टाइप सरफेस गेज होता है। यहाँ पर ये पिलर, एक एक पार्ट के बारे में देखेंगे हम लोग। ये बेस होता है, बेस के साथ ये जो पिलर होता है या स्पिंडल होता है, ये 90 डिग्री पर फिक्स होता है। इसके पिलर को झुका नहीं सकते, जबकि इसके पिलर को हम लोग झुका भी सकते हैं, इसलिए यूनिवर्सल में आता है और ये फिक्स टाइप में आता है। ये भी एक प्रकार का मार्किंग टूल ही है, इसके साथ और भी यूज है, तो एक एक करके हम लोग सारा चर्चा करेंगे। तो यह एक प्रकार का मार्किंग टूल है, इसे मार्किंग या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। दिस इज ए टाइप ऑफ मार्किंग टूल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए मार्किंग और स्क्राइबिंग ब्लॉक। अलग अलग नामों से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि सरफेस गेज द्वारा की जाती है। सरफेस गेज इज यूज्ड फॉर, सेल 2019 में पूछा है, सरफेस गेज का यूज क्या है। ऑप्शन दिया है मार्किंग के लिए, पंचिंग के लिए, टू मेजर लेंथ और कटिंग के लिए। तो सरफेस गेज के द्वारा क्या किया जाता है, तो मार्किंग करते हैं ना, ये राइट आंसर होगा, मार्किंग टूल है। चलिए आगे की तरफ देखें तो सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या है। द अदर नेम ऑफ सरफेस गेज इज, ऑप्शन दिया ऑड लेग कैलिपर, स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक, फिक्स्ड गेज और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी होगा ना, स्क्राइबिंग ब्लॉक
नहीं तो मार्किंग ब्लॉक बोलते हैं, या सरफेस गेज। ऑड लेग कैलिपर किसको बोला जाता है? तो जेनी कैलिपर को बोलते हैं, या हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर या लेग पॉइंट कैलिपर, इसी को बोला जाता है। यहाँ पर राइट आंसर देखें तो स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक, बी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ सरफेस गेज, सरफेस गेज के टाइप्स में अगर देखें तो फिक्स्ड सरफेस गेज होता है और एक होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो सबसे पहला है फिक्स्ड सरफेस गेज। अगर इसके लिए देखें तो ये फिक्स्ड सरफेस गेज है। पहले पार्ट के बारे में देख लेते हैं, फिर देखेंगे काम कैसे होता है। ये इसका बेस है जो कि आयताकार बना होता है। ये पिलर या स्पिंडल होता है, स्पिंडल या पिलर बोल सकते हैं। बेस के साथ ये 90 डिग्री पर फिक्स होता है। इसके पिलर स्पिंडल को झुका नहीं सकते, फिक्स होता है, इसीलिए इसको हम लोग फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज बोलते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये स्नग होता है, ये पूरा भाग, ये जो जुगाड़ है ये पूरा यू शेप में, ये स्नग कहलाता है। ये नट है और ये स्क्राइबर है। अभी जो स्क्राइबर पढ़े, चाहे तो स्ट्रेट स्क्राइबर या बेंट स्क्राइबर, किसी का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है। तो इसका भी ये पॉइंट एंगल वही रहेगा 12 से 15 डिग्री तक। बेस में यहाँ पर एक हल्का सा स्लॉट रहता है, ताकि जब मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करते समय इसका बेस कहाँ रखा जाता है? तो सरफेस प्लेट पर रखते हैं। सरफेस प्लेट पर रखते हैं तो गैप रहता है, तो हवा पास होते रहता है। नहीं तो अगर नीचे स्लॉट नहीं रहेगा, यूनिवर्सल सरफेस गेज में देखें तो भी स्लॉट होता है, और इसमें ऐसे ही आयताकार या वर्गाकार स्लॉट रहेगा पतला। अगर स्लॉट नहीं रहेगा तो एयर पास नहीं होगा, तो वैक्यूम बन जाएगा, निर्वात बन जाएगा। तो सरफेस प्लेट के ऊपर ये क्या हो जाता है? चिपक जाता है, अच्छे से चिपक जाएगा। उस समय अगर ऐसे उठाने का कोशिश करेगा कोई ना, तो झूल जाता है, उसी पे नहीं उठता। तो बोलेगा कि भूत पकड़ लिया है इसको, नहीं उठ रहा है। भूत नहीं पकड़ा है, वहां पर वो एयर गैप कम है ना, एयर गैप है ही नहीं। अगर पूरा फ्लैट रखते, मान लीजिए ये स्लॉट नहीं दिया गया है या भी स्लॉट नहीं दिया गया है, पूरा फ्लैट है, तो सरफेस प्लेट भी चिकना, इसका बेस भी चिकना रखेंगे तो चिपक जाएगा। डायरेक्ट उठाने का कोशिश करेंगे तो नहीं उठेगा। तो फिर जुगाड़ लगाते हैं, धीरे धीरे खिसका कर सरफेस प्लेट के किनारे पर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है? उठ जाता है। कारण यही है कि जब एयर पास होने लगेगा इसके बेस से, तो वैक्यूम हट जाता है, निर्वात हट जाता है, तो चिपकता नहीं है, चलाने में भी आसानी रहता है। तो इसके बारे में अलग से हम लोग चर्चा करेंगे, अभी इसको समझा दिए। ये फिक्स टाइप सरफेस गेज है। इसका साइज के बारे में बात करेंगे, साइज कैसे लिया जाए। तो इसका साइज हम लोग ये पिलर या स्पिंडल के ऊंचाई से, हाइट से लेते हैं। जितना ज्यादा पिलर या स्पिंडल का ऊंचाई होगा, उतना ऊपर नीचे इसको हम लोग खिसका सकते हैं, ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। स्क्राइबर को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अब स्क्राइबर को ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए जो नट होता है, ये नट को खोल दिया जाता है। ये जो स्नग है, स्नग में ही स्क्राइबर होता है, खोल करके ऊपर या नीचे जहां एडजस्ट करना है एडजस्ट करके क्लैंप कर दिया जाता है, और फिर सरफेस प्लेट पर रख करके मार्किंग करते हैं। सरफेस प्लेट जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर दिखाए भी थे सरफेस गेज और वर्नियर हाइट गेज, इनके द्वारा कैसे मार्किंग होता है। ठीक। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्क्राइबर होता है, इस सरफेस गेज के किस भाग में स्क्राइबर को पकड़ा जाता है? ये स्नग में पकड़ते हैं। स्नग या स्क्राइबर स्नग बोलेंगे, स्नग में ही पकड़ा जाता है। ये स्नग यू टाइप का क्लैंप होता है, जिसमें एक बोल्ट होता है और ये नट है। बोल्ट में इधर होल होता है। स्क्राइबर को डाल करके जब इधर से नट चढ़ाते हैं तो ये स्क्राइबर को अच्छे तरीके से जाम कर लेता है, टाइट कर लेता है। तो स्क्राइबर स्नग में पकड़ा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक। इसका बेस कास्ट आयरन का गोलाकार या आयताकार बना होता है। ये आयताकार हो सकता है, नहीं तो किसी किसी का गोल भी रहता है। जो मशीन किया होता है, मशीन किया होता है मतलब मशीनिंग करके सही साइज में बनाया होता है, और इसके ऊपर स्तंभ यानी पिलर लंब रूप में लगा रहता है। पिलर के ऊपर एक स्क्राइबर स्नग लगा रहता है, जिसमें स्क्राइबर को पकड़ा जाता है। अगर पार्ट्स में देखें तो स्क्राइबर है, नट है, स्नग है। स्क्राइबर है, नट है, स्नग है। स्पिंडल या पिलर है ये वाला, डंडी, और ये क्या है? बेस है। समझ में आ रहा चीज? तो ये इसके पार्ट है। अब इसी का इंग्लिश वर्जन देखें तो इट्स बेस इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, विच इज मशीन्ड एंड ऑन द इट the pillar is fixed vertically. A scriber snug is fixed on the pillar in which the scriber is hold, जिसमें स्क्राइबर को पकड़ा जाता है। अब पार्ट्स में देखें तो ये स्क्राइबर, नट, स्नग, स्पिंडल, पिलर, बेस।
अब यहां से क्वेश्चन है, सरफेस गेज का साइज लिया जाता है, साइज ऑफ सरफेस गेज इज स्पेसिफाइड बाई, सरफेस गेज का साइज कैसे लेते हैं? ऑप्शन दिया है बेस की लंबाई से, पिलर की ऊंचाई से, बेस की चौड़ाई से और उपरोक्त सभी। तो सरफेस गेज का साइज कैसे लेते हैं? तो पिलर की ऊंचाई से ना, जितना ज्यादा ऊंचाई होगा उतने ऊपर नीचे एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं। तो बी राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग सरफेस गेज का नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट ऑफ ए सरफेस गेज? बेस, लेग, पिलर, स्नग, कौन सा भाग सरफेस गेज का नहीं है? तो यहां पर अगर राइट आंसर देखें तो यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा? तो बी, लेग, पैर होता है क्या इसका? नहीं। बेस होता है, पढ़े हैं। पिलर अभी देखे हैं, स्नग, ये तीनों पार्ट होता है, लेग नहीं होता है। तो बी राइट आंसर होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। चलिए नेक्स्ट में अगर देखें तो यह है यूनिवर्सल सरफेस गेज। अगर इस सरफेस गेज के लिए देखें तो जैसे फिक्स सरफेस गेज होता है वैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर अंतर थोड़ा सा है। अंतर कहाँ है उसको देखना है। अगर इसके लिए देखा जाए तो पार्ट में यही पिलर या स्पिंडल, ये स्क्राइबर स्नग, ये स्क्राइबर है, ये क्लैंप नट है। यहाँ पर एक पिलर लॉक नट होता है। अगर इस नट से इस नट को कसेंगे या खोलेंगे तो ये टाइट होगा स्क्राइबर या ढीला होगा। इस नट को खोलेंगे या कसेंगे तो इसका ये जो पिलर है, ये पिलर ढीला होता है या टाइट होता है, यानी खोलेंगे, खोल करके और इसको झुका सकते हैं मोड़ करके। यही अंतर है। ऐसा इसमें यही अंतर है कि इसके पिलर फिक्स नहीं होते हैं, फिक्स सरफेस गेज की जैसा। इसको झुकाया भी जा सकता है आवश्यकता अनुसार। ठीक, फाइन एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर झुकाना होगा, उठाना होगा तो उसके लिए भी हम लोग इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है। यहाँ पर ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है और ये एक भुजा जैसा निकला होता है। इसको हम लोग रॉकर आर्म, रॉकर भुजा बोलते हैं। ये पिलर के साथ ही जुड़ा होता है। और इसका ये जो बेस है, बेस में ये दो गाइड पिन होती है, सिलेंड्रिकल पिन होती है इस तरीके से, दो गाइड पिन। तो इसका भी काम है। ये नीचे में वी स्लॉट कटा होता है, वी ग्रूव। साइड में ये हाफ राउंड शेप का ग्रूव होता है। तो वी ग्रूव का काम जो होता है, ये एयर गैप नहीं बनने देता है, एयर पास होते रहता है। जब सरफेस प्लेट पर रखते हैं तो वैक्यूम नहीं होने देता है। या जो सिलिंड्रिकल जॉब है, कोई गोल जॉब है, बेलनाकार जॉब है, तो उसके ऊपर इसको रखा जा सकता है, क्योंकि गोल बेलनाकार जॉब के ऊपर वही चीज सपोर्ट करेगा जो वी शेप में बना हो या हाफ राउंड शेप में। तो इसका भी प्रयोग कभी कभी होता है कि पतली पतली अगर दो छड़ें लगी होती है तो दोनों तरफ से इसको, इस सरफेस गेज को उस पर रख दिया जाता है। जो ये जो राउंड स्लॉट है, हाफ राउंड स्लॉट है, इसमें रॉड फंस जाती है और इसको स्लाइड किया जा सकता है। तो यहाँ सब इन सब कामों के लिए ये सब दिया रहता है इसमें। ठीक, अब यहाँ पर बात ये है कि इसका भी तो साइज उसी तरीके से पिलर या स्पिंडल के हाइट के अनुसार लेंगे, इसके अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। एडजस्टमेंट इसमें इस क्लैंप नट को खोल करके ऊपर नीचे खिसका के क्लैंप कर सकते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट ये भी है, इस पिलर लॉक नट को भी ढीला करके इसको हम लोग झुका भी सकते हैं, वैसे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत फाइन एडजस्टमेंट करना है, फाइन एडजस्टमेंट ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा। ये फाइन एडजस्टमेंट कैसे और फाइन एडजस्टिंग स्क्रू कैसे काम करता है, तो यहाँ पर हम लोग इसमें समझेंगे। जैसे मान के चलिए ये जॉब है और स्क्राइबर का ये पॉइंट जो है इस जॉब से थोड़ा सा ऊपर है, इस तरीके से अगर ये जॉब है और इसका जो पॉइंट है स्क्राइबर का थोड़ा सा ऊपर है, टच करने में थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, तो इतना डिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए हम लोग जैसे स्क्राइबर को ऊपर नीचे खोल के नहीं खिसकाएंगे या पिलर को इस लॉक नट को ढीला करके नहीं झुकाएंगे। कहाँ से झुकाएंगे? तो थोड़ा सा ढीला कर दिया जाता है और फिर ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा, क्योंकि फाइन का मतलब महीन, बहुत कम एडजस्टमेंट करना है दूरी को, तो हाइट को, तो इसके लिए हम लोग फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। अब ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू कैसे काम करता है, तो यहाँ पर भी सारा पार्ट दिख रहा है आपको। पिलर है, ये स्नग है, ये लॉक नट है, स्क्राइबर है, ये स्पिंडल लॉक नट है, ये रॉकर आर्म है, ये गाइड पिन होती है, दो गाइड पिन बेस में, और ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है। अब यहां पर देखें, ये जो रॉकर आर्म है, रॉकर आर्म और ये जो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, रॉकर आर्म में होल होता है, उसमें थ्रेड कटा होता है इस फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के अनुसार ही। तो इस फाइन एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट करते हैं या ढीला करते हैं,
टाइट करते हैं या ढीला करते हैं तो स्क्राइबर कैसे ऊपर नीचे उठता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले एक चीज और देखिए, जो रॉकर आर्म है, ये रॉकर आर्म बीच से एक स्क्रू के द्वारा कसा हुआ होता है। यानी जैसे ये रॉकर आर्म है ना, तो इसमें एक पिन या स्क्रू होता है। इसका मतलब ये है कि अगर रॉकर आर्म को इस तरीके से ऊपर नीचे स्क्रू के द्वारा किया जाए या मोशन हो, तो ये ऐसे कर सकता है, जैसे कैंची में होता है ना रिबेट, तो कैंची के को जाम थोड़ी कर लेता है, वो ऐसे मोशन को अलाउ करता है, दोलनी गति। समझ में आ रहा चीज? ये पिन के द्वारा ये रॉकर आर्म यहाँ पर जुड़ा होता है ऐसे ही, या स्क्रू होता है छोटा सा। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है, ये जो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू को अगर कसेंगे, टाइट करेंगे तो क्या होगा, ये किधर जाएगा। अगर इस पॉइंट के अनुसार देख रहे हैं हम लोग, अगर इसको टाइट करेंगे, ये नर्ल्ड किया हुआ है, थंब नट बोल सकते हैं, नर्लिंग किया हुआ ग्रिपिंग के साथ पकड़ने के लिए, इस तरीके से अगर टाइट किया जाए तो टाइट करेंगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा, नीचे, स्क्रू जाएगा नीचे। लेकिन ये जो रॉकर आर्म है, इसमें थ्रेड है ना, जो होल है, ये जाएगा नीचे, लेकिन रॉकर आर्म कहाँ चढ़ेगा, ऊपर। यानी जब टाइट करेंगे तो इसका मोशन इधर होगा, ये ऊपर की तरफ उठेगा। और जब इसको ढीला करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में घुमा करके, तो जब ढीला करेंगे तो स्क्रू आएगा ऊपर, और ये रॉकर आर्म कहाँ जाएगा, थ्रेड है ना, तो रॉकर आर्म जाएगा नीचे, तो ढीला करते समय ये नीचे की तरफ आएगा। इस तरीके से अगर यहाँ पर ये जो जॉब लिए थे हम लोग, ये जॉब सतह से थोड़ा सा ऊपर है, जब इसको टच कर रहे हैं तो कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसके साथ ये टच करेगा। टच करने के बाद ऐसे मार्किंग कर सकते हैं। ये जो गाइड पिन होती है, गाइड पिन का प्रयोग हम लोग बनी हुई भुजा के समानांतर लाइन को ड्रॉ करने के लिए, बनी हुई भुजा का मतलब यानी एक साइड अगर फिनिश है, उसके सहारे अगर किसी दूसरे सतह पर समानांतर लाइन खींचना है तो वो काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ना, ये गाइड पिन है, दोनों गाइड पिन, इसको जब इसका यूज करना होता है तो गाइड पिन को हम लोग दबा देते हैं। जनरली सरफेस प्लेट पर रखेंगे तो ये उठा हुआ रहता है, ऊपर रहेगा, ये पिन ही है, नीचे जाता है, इसको दबा देते हैं। दबाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ये पैर के जैसा बन जाएगा। अगर ये जॉब है तो इसका ये फिनिश सतह है, यहाँ पर मार्किंग करना चाहते हैं इसी एज के समानांतर, तो गाइड पिन को नीचे की तरफ पुश कर दिया जाता है और जॉब के सतह के साथ फंसा करके स्क्राइबर को यहाँ पोजीशन करके और ऐसे खिसका करके मार्किंग कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है बनी हुई भुजा के समानांतर गाइड पिन का सहारा लेकर के किसी दूसरे किनारे पर या सतह पर समानांतर लाइन ड्रॉ करना, पैरेलल लाइन खींचना। ठीक, देख सकते हैं इस एज के समानांतर ही ये लाइन भी मार्किंग हो रहा है, लेकिन अलग प्लेन में है, अलग तल में है। ये तल अलग है, ये अलग तल है। समझ में आ रहा चीज? अब इतना जो डिटेल्स है, एक एक करके हम लोग इससे संबंधित पॉइंट को समझते हैं। देखिए, यह सरफेस गेज फिक्स सरफेस गेज से मिलता जुलता है। अंतर केवल इतना है कि इसका पिलर या स्पिंडल एडजस्टेबल होता है, जो बेस पर लगे रॉकर आर्म की सहायता से स्क्राइबर को ऊपर नीचे एडजस्ट करता है। ये रॉकर आर्म है। द सरफेस गेज इज सिमिलर टू द फिक्स सरफेस गेज एक्सेप्ट दैट इट्स पिलर और स्पिंडल इज एडजस्टेबल, विच एडजस्ट द स्क्राइबर अप एंड डाउन विद द हेल्प ऑफ ए रॉकर आर्म माउंटेड ऑन द बेस। इसका आधार कास्ट आयरन का बना होता है। इट्स बेस इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। जो भी बेस होता है वो कास्ट आयरन का, मशीनों के बेड वगैरह भी कास्ट आयरन के बने होते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, इसी में इसके बेस में वी आकार की झिरी कटी होती है तथा बेस में दो गाइड पिनें लगी होती है। वी आकार का स्लॉट है और ये एक गाइड पिन, ये दूसरा गाइड पिन। ए वी शेप्ड स्लॉट इज कट इन इट्स बेस एंड टू गाइड पिन्स आर अटैच्ड टू द बेस। इन पिनों को जॉब की मशीन सरफेस से सटाकर समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं। दिस पिन्स आर ड्रॉन पैरेलल लाइंस टू द मशीन सरफेस ऑफ द जॉब। ये मशीन सरफेस के साथ टच करके पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। ये कटा हुआ भाग दिखाया जा रहा है ताकि पिन आपको पूरी तरह से लंबाई में दिखे। अगर ये पिन नहीं रहता, कुछ क्षण के लिए सोचो, अगर ये पिन नहीं रहता और इस पर हम लोग मार्किंग करते और यहाँ से यहाँ तक इधर जाते, तो हो सकता था ये स्क्राइबर ब्लॉक का बेस आगे की तरफ खिसक जाए या पीछे की तरफ खिसक जाए। लेकिन जब ये इस तरीके से दो लेग निकला हुआ है, पिन निकला हुआ है, इसके साथ ही टच करके रहेगा ना ये पिन,
अब आगे की तरफ दबाव दे करके रखते हैं हम लोग और खिसकाते जाते हैं। आगे की तरफ दबाव देंगे, हमेशा ही इसके साथ टच रहेगा, इसका बेस न ज्यादा आगे जाएगा न ज्यादा पीछे आएगा, क्योंकि दबाव आगे की तरफ है, यानी गाइड का काम करेगा, इसीलिए गाइड पिन कहलाती है। और ऐसे करके मार्किंग कर सकते हैं, समझ रहा चीज। तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज में अगर देखें तो बेस होता है पिलर या स्पिंडल, स्क्राइबर स्नग, रॉकर आर्म, फाइन या रॉकर एडजस्टमेंट स्क्रू या फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, पिलर लॉक नट और गाइड पिन्स, ये सभी पार्ट्स देखे हम लोग। अब सरफेस गेज का उपयोग, यूज ऑफ सरफेस गेज, तो यहाँ पर अगर देखें तो लेथ मशीन पर जॉब को सही सेंटर में बांधने या ट्रू करने के लिए, अथवा टेबल पर जॉब को डटम सरफेस के समानांतर सेट करने के लिए, टू ट्रू सेंटर ऑफ द जॉब ऑन द लेथ मशीन और टू सेट द जॉब पैरेलल टू द डटम सरफेस ऑन द मशीन टेबल। अब यहाँ पर एक एक फिगर में देखें, मशीनों के टेबल के ऊपर अगर जॉब को रखे हैं तो जॉब एक दूसरे के समानांतर अच्छे से सेट है कि नहीं है, इसके लिए भी हम लोग, इसकी जांच करने के लिए भी हम लोग सरफेस गेज का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ना, ये मशीन टेबल है, मशीनों के टेबल के ऊपर इस तरीके से टी स्लॉट कटा होता है, इसका पर्पस होता है टी हेड बोल्ट को डाल करके जॉब को क्लाइम करना या मशीन भाइस को क्लाइम करना। यहाँ पर अगर ये जॉब है, हम लोगों को बस ये चेक करना है कि जो मशीन टेबल पर ये जॉब को रखा गया है, पकड़ा गया है, वो सही सेट है कि नहीं है, इस टेबल के समानांतर या अप डाउन तो सेट नहीं है, ये चेक कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए जो स्क्राइबर ब्लॉक है, इसका स्क्राइबर, यहां पर एक पॉइंट पर स्क्राइबर को इसके जॉब के सतह के साथ टच करके, फिर यहां से इसको खिसका कर यहां पर इस पॉइंट पर टच करेंगे। अगर पॉइंट जितना यहां हाइट पर था, ये जॉब उतना ही यहीं हाइट पर है, यानी ये टच कर रहा है, इसका मतलब है कि जॉब क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, टेबल पर अच्छे तरीके से सेट है, अप डाउन नहीं है। लेकिन अगर यहां पर पॉइंट सेट करके और यहां पर आए और यहां पर अगर गैप दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर डाउन है या ऊपर होगा ज्यादा, तो स्क्राइबर को धक्का लगेगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा स्क्राइबर। तो पहला काम तो यह है कि जॉब को मशीन के टेबल के ऊपर सही सेट करना, यानी डटम लाइन, ये डटम लाइन या डटम सरफेस कहलाता है, नीचे वाला सतह, आधार सतह, इसके समानांतर जॉब को सेट करना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब लेथ मशीन के चक में जॉब को पकड़ते हैं तो उस समय जॉब एकदम बराबर सेंटर में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, उसको बोला जाता है ट्रू करना। तो ट्रू करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जॉब को ट्रू करना या सही सेंटर में बांधना। अब ट्रू करना, सही सेंटर में बांधने का क्या मतलब है, कैसे सेंटर में बांधते हैं हम लोग, इस पर चर्चा। यहाँ पर देखिए, ये लेथ मशीन का हेड स्टॉक है जिसमें ये चक है, ये बेडवेज है या स्लाइडवेज है लेथ मशीन का, और ये सैडल होता है। तो सैडल के ऊपर ये स्क्राइबर ब्लॉक को रख सकते हैं, इसमें ये स्क्राइबर है, ये जॉब है। जब लेथ मशीन पर जॉब को बनाना होता है, सिंपल सा मानिए ना, अगर टर्निंग करना है तो जॉब को हम लोग लेथ मशीन के जो चक का जबड़ा होता है, जबड़े के अंदर पकड़ते हैं, और जबड़े के अंदर पकड़े तो जॉब एकदम बराबर गोलाई में घूमना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी इधर आए, कभी उधर जाए, कभी नाक मुंह पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बराबर सेंटर में जो बांधने की क्रिया होती है, कि बराबर सेंटर में घूमे, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू करना या ट्रूइंग ऑफ द जॉब को ट्रू करना। अब कैसे करते हैं ट्रू इसमें, तो लेथ मशीन पर जो चक यूज होता है, एक होता है 4 जा चक, एक होता है 3 जा चक। 4 जा चक को हम लोग इंडिपेंडेंट चक बोलते हैं। इंडिपेंडेंट चक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अगर देखा जाए 4 जा का मतलब क्या, 4 जबड़ा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होता है। 360 डिग्री को 4 भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा, तो 90 डिग्री आमने सामने एक दूसरे को होते हैं। इसके एक एक जबड़े को चक की के द्वारा हम लोग खोल सकते, चक की के द्वारा हम लोग आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं या पीछे की तरफ, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ ला सकते हैं। तो इसके एक एक जबड़े को हम लोग खोल या कस सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इंडिपेंडेंट चक, स्वतंत्र चक बोलते हैं। और ये 4 जा चक में ही जॉब को ट्रू करना होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक सेंटर में जॉब नहीं आता है। 3 जा चक को हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चक बोलते हैं, क्योंकि उसमें 3 जबड़ा होता है और तीनों जबड़ा 360/3 करोगे तब 120 डिग्री के कोण पर होते हैं। और जब उसको चक की के द्वारा कसा जाता है
तो वो चक की के द्वारा तीनों जबड़ा उसका एक साथ चलता है, एक साथ चलता है। तो इस तरीके से जॉब को जब रखते हैं और तीनों जबड़ा एक साथ आता है तो जॉब को सेंटर में पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर सेंटर में ऑटोमेटिक नहीं पकड़ता है जॉब को, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रू करने की आवश्यकता है। अब जॉब को ट्रू करने का रूल है यहाँ पर। शुरू में कोई अगर जाएगा नया नया है, उसको दे दिया जाए कि जॉब को ट्रू कर दो, तो उसको तेल निकल जाएगा, दिन भर में भी उस सही सेंटर में नहीं बांध सकता है, सीखना पड़ता है। कुछ नियम कानून है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर उसको रख करके और कर रहे हैं तो हो जाएगा आराम से काम। समझ मेरा चीज। कभी कभी स्किल में तो यही खाली दे देगा कि जॉब खाली ट्रू करके दिखा दो, उससे पता चल जाएगा कि काम किया है कि नहीं किया है लेथ में। ठीक, तो कैसे करते हैं इस पर ध्यान देखिए। जनरली होता क्या है, जब जॉब को ट्रू करना है तो सैडल के ऊपर ये सरफेस गेज स्क्राइबर को रख दिया जाता है। जॉब को जबड़े में बांध कर जॉब को हल्का थोड़ा सा ही टाइट कर करके सभी जॉब को स्क्राइबर को जॉब के सतह के साथ टच कर दिया जाता है। और बंद कंडीशन में ये जो मशीन का चक है, इसको हाथ से ही हम लोग घुमाते हैं। हाथ से अगर घुमाएंगे, अगर पूरा एक्यूरेट सेंटर में होगा तो स्क्राइबर को टच करते हुए आराम से ये घूमेगा। अगर एक्यूरेट सेंटर में नहीं होगा, मान के चलिए जॉब यहां से बाहर आ रहा है, इधर घूमते 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 ऐसे घूम रहा था, यहीं से बाहर आ गया ऐसे, यानी अप डाउन टाल है। जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, अगर उसका रिम में जो तार होती है, स्कोप जिसको बोला जाता है, और 3 4 5 टूट जाए अगर, तो साइकिल पूरा रोड कवर करते चलता है नागिन डांस करते हुए। तो फिर मशीन उसको अगर ले जाते हैं बनाने के लिए साइकिल वाले दुकान पे, तो क्या करता है, स्टैंड के ऊपर रख करके चक्की को घुमा घुमा करके तार को टाइट करेगा, जो खराब होगा उसको नया लगाएगा, कस कस करके, और बराबर सेंटर में घुमाने का कोशिश करता है। जब बराबर सेंटर में घूम जाए तो फिर क्या कर देता है, लगा देता है। उसी तरीके से हम लोग बराबर सेंटर में घुमाते हैं और बराबर अगर सेट हो जाए तो फिर कटिंग का काम करेंगे। तो यहाँ पर मान के चलिए ऐसे घूमते घूमते ये जॉब सेंटर से बाहर आ रहा है इधर, तो बाहर आएगा तो स्क्राइबर इसके साथ टच है, इसको धक्का लगेगा, वहीं पर रोकना है। हाथ से ही घुमा रहे हैं तो तुरंत रोक सकते हो। उस समय क्या करना है, उस समय करना ये है कि जिधर से बाहर आ रहा है, मान लीजिए इधर से बाहर आया ऐसे, इसके जस्ट अपोजिट साइड वाला, इसके जस्ट पीछे वाला जो जबड़ा है उसको ढीला करना है। बाहर क्यों आ रहा है, बाहर इसीलिए आ रहा है कि जॉब ज्यादा सेंटर से आगे सेट है, इसलिए इधर से ही बाहर आ रहा है। उसके जस्ट अपोजिट, जहां से भी बाहर आएगा उसके जस्ट अपोजिट वाले जबड़े को क्या करते हैं, ढीला करते हैं, और सामने वाले जबड़े को क्या करते हैं, टाइट करते हैं, जा को टाइट करते हैं। तो सामने वाले जबड़े को जब टाइट करेंगे तो ये जॉब कहाँ जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा ना। फिर इसी तरीके से घुमाएंगे, चेक करेंगे। अब जहां से भी बाहर आएगा, जहां से भी बाहर आएगा ये पता चलेगा, उसके अपोजिट जबड़े को क्या करना है, ढीला, और सामने वाले को टाइट करना है। और ऐसे कर करके, यही प्रोसेस कर करके जॉब को क्या करते हैं हम लोग, ट्रू करते हैं, सेंटर में बांधते हैं। तो ये यूज है, ये 2 यूज यहाँ पे समझ में रहा है कहानी, तो ट्रू करने के लिए। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो गोल एवं वर्गाकार जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए, टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड एंड स्क्वायर जॉब, गोल और राउंड जॉब का सेंटर कैसे निकालें। तो जैसे देखिए ना, ये गोल जॉब है तो सेंटर निकालना है तो पहले फेस को फिनिश कर लिया जाता है। फिनिश करने के बाद मार्किंग मीडिया अप्लाई करते हैं। और ये गोल जॉब है तो इसको सपोर्ट करने के लिए क्या लगेगा, तो भी ब्लॉक लगेगा ना। ये भी ब्लॉक का, ये जो भी ग्रुप का कोण होता है 90 डिग्री होता है, ये सपोर्ट करने के लिए है। जॉब को इसके ऊपर रख करके ये जो स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक है, इससे हम लोग लाइन की मार्किंग करते हैं। कैसे, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर ये जॉब बी ब्लॉक के ऊपर रखा गया है, ये पिलर के ऊपर, ये स्क्राइबर को एडजस्ट करेंगे बिना माप लिए। माप लेना ही नहीं है, अंदाज से सेट करना है। और कैसे सेट करना है, तो जॉब के अंदर ही सेट करना है। ऐसा नहीं कि जॉब के ऊपर सेट कर दिए तो मार्किंग करोगे तो कहाँ मार्किंग होगा, हवा में मार्किंग होगा। हवा में अगर जॉब के हाइट से मार्किंग कर लिए तो ऊपर कर दी, जॉब के हाइट से ऊपर अगर स्क्राइबर को सेट किए तो जॉब के हाइट से नीचे ही स्क्राइबर को सेट करना है। सेट करने के बाद अगर देखिए ये अगर जॉब है और भी ब्लॉक पर इसको सपोर्ट किए हैं हम लोग, ऐसे भी ब्लॉक पर सपोर्ट किए हैं, लाइन की मार्किंग करना है। मार्किंग मीडिया लगा है यहाँ पे एक हाइट पर, यानी मान के चलिए यहाँ पर इतने हाइट पर स्क्राइबर को सेट कर लिए। मापने की जरूरत नहीं है स्क्राइबर को कितना हाइट सेट करें। सेट करने के बाद यहाँ से लाइन की मार्किंग करेंगे, एक लाइन। अब यहाँ पर तो ये
उलट के मार्किंग तो नहीं कर सकते हैं स्क्राइबर ब्लॉक को। यहाँ पर सबसे सुविधाजनक हम लोगों को ये है, इस जॉब को वी ब्लॉक में क्या करें, घुमाएं। अगर इस सतह पर मार्किंग हो गया तो ये घुमाते हैं, ये सतह ऊपर आ जाएगा। स्क्राइबर वही है, जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ मार्किंग करेंगे एक लाइन, फिर घुमाएंगे, ये सतह ऊपर आएगा, यहाँ मार्किंग करेंगे, फिर घुमाएंगे, यहाँ मार्किंग करेंगे। ये 4 का ये जो कटिंग पॉइंट है, सेंटर नहीं मिला है, कटिंग पॉइंट को आपस में तिरछा तिरछी विकर्ण के रूप में मिलाएंगे तो जॉब का क्या मिलेगा, सेंटर। इसी तरीके से यहाँ पर भी, जैसे ये देखिए ना, एक लाइन की मार्किंग ऐसे, दूसरे लाइन की मार्किंग ऐसे, तीसरे लाइन की, चौथे लाइन की मार्किंग, और ये चारों का कटिंग पॉइंट आपस में मिलाया जाता है, ऑटोमेटिक सेंटर मिलेगा। तो गोल जॉब का सेंटर ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट है, गाइड पिन की सहायता से बनी भुजा के समांतर रेखाएं खींचने के लिए, टू ड्रा लाइंस पैरेलल टू द फिनिश साइड विथ द हेल्प ऑफ गाइड पिन्स। गाइड पिन की सहायता से, ये जो गाइड पिन है इसकी सहायता से बनी हुई भुजाएं, ये अगर जॉब है तो इसका ये बना हुआ साइड है, यानी फिनिश जॉब साइड है, इसका सहायता लेकर के गाइड पिन को नीचे की तरफ पुश कर देते हैं, सहारा लेकर के स्क्राइबर को इस सतह पर अगर मार्किंग करना है तो सेट करके और खिसका कर मार्किंग कर सकते हैं। ये लाइन इसके समानांतर ही है, ये इसका यूज है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन है कि सरफेस गेज के निम्नलिखित पार्टों में से कौन सा पार्ट डटम एज के समानांतर लाइन खींचने में सहायक होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सरफेस गेज इज हेल्पफुल फॉर डिस्क्राइबिंग पैरेलल लाइन टू द डटम एज। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछा जाता है बार बार। ऑप्शन देखें तो बेस दिया है, गाइड पिन दिया है, रॉकर आर्म दिया है, फाइंड एडजस्टमेंट स्क्रू दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो राइट आंसर के लिए देखें तो गाइड पिन ना बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो यह सरफेस गेज में वी स्लॉट के लाभ है। एडवांटेज ऑफ वी स्लॉट इन सरफेस गेज। सरफेस गेज में ये वी स्लॉट होता है, इसका क्या फायदा है? तो 2 फायदा है इसका। ठीक, इसका क्या फायदा है? 2-3 फायदे हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए ना, वी स्लॉट होने की वजह से होता क्या है कि जब सरफेस प्लेट पर हम लोग मार्किंग करते हैं, तो सरफेस प्लेट पर रख करके मार्किंग करते हैं इसको, तो मार्किंग करते समय वी स्लॉट होता है तो वहां से एयर पास होते रहता है, यानी वैक्यूम नहीं बनता है, निर्वात नहीं बनता है, जिसके कारण इसका ये जो बेस होता है चिपकता नहीं है, और अच्छे से सरफेस प्लेट के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। यहाँ से एयर पास होते रहता है, स्लाइड कर सकते हैं अच्छे से। दूसरा काम ये है कि सरफेस प्लेट वर्कशॉप में मैक्सिमम टाइम तक खुला रहता है, अगर काम चल रहा है तो ढका हुआ नहीं रहता है, ऑयल वगैरह भी उस पर रहता है, तो धूल कण भी उस पर बैठते रहते हैं, बालू कंकड़ वगैरह छोटे छोटे कण बैठे रहते हैं, बालू और कंकड़ छोटे छोटे कण बैठे रहते हैं। तो जब हम लोग मार्किंग करते हैं, और मार्किंग करते समय अगर मान के चलिए बेस के नीचे आ गया, जो भी हम लोग हाइट सेट किया है मार्किंग के लिए, अगर बेस के नीचे आ गया, अगर कोई बालू का कण या कंकड़ तो नीचे आएगा, तो ये सरफेस स्क्राइबिंग ब्लॉक या सरफेस गेज के बेस को क्या कर देगा, उठा देगा। यानी जो लाइन हम लोग सेट किए हैं, मान के चलिए 10 mm पर, तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा ना, उठ जाएगा, 10 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो वी स्लॉट होने की वजह से ये भी इसकी शुद्धता, मार्किंग की भी शुद्धता बनी रहती है। वो कैसे? तो शुद्धता कैसे बनी रहेगी? मान के चलिए यहाँ कंकड़ है या कोई भी कण आया है, जब हम लोग स्लाइड करते हैं मार्किंग के लिए ना, तो धीरे धीरे खिसक खिसक करके कहाँ चला जाता है, ये वी स्लॉट में, जहाँ गड्ढा होता है, जहाँ कटा हुआ भाग है, उसी में चला जाता है। अगर ऐसे उलट कर देखा जाए तो सबसे गंदा भाग यही दिखेगा, धूल कण इसी में जमा रहता है, वी ग्रुप में ही, वी स्लॉट में ही। तो मेरा चीज खिसक कर चला जाता है। यानी जब मार्किंग करते हैं तो सरफेस गेज को थोड़ा बेस को इस तरीके से 1-2 बार घिस देना चाहिए, रगड़ देना चाहिए, ताकि अगर धूल कण हो तो वो क्या हो जाए, एडजस्ट होकर चला जाए। जैसे आंख में अगर कोई धूल कण पड़ जाता है, तो धूल कण पड़ जाता है तो किनारे कैसे लाते हो, तो ऐसे आंख मटमटाओगे अगर 5-6 बार तो कचड़ा किनारे आ जाता है ना, फिर निकाल लेते हो। उसी तरीके से यहाँ पर अगर इस तरीके से चलाएंगे ना, तो सब कचड़ा कहाँ आ जाएगा, इसमें आएगा, तो उसको निकालना नहीं है, मार्किंग करो, बाद में कभी समय मिले तो साफ कर सकते। तो ये फायदा है इसका। वी स्लॉट होने की वजह से जो सिलिंड्रिकल जॉब है उसके ऊपर अगर टिकाना होगा तो उसके ऊपर भी इसके बेस को रखा जा सकता है, ये भी इसका फायदा है। वी स्लॉट होने के कारण सरफेस प्लेट में बेस में शून्य वैक्यूम पैदा नहीं होती, जिसके कारण ये आसानी से स्लाइड होता है। अगर वैक्यूम पैदा होगा, अगर ये फ्लैट रहता मान के चलिए, तो इस सरफेस प्लेट पर चिपक जाता, तो अगर इसको कोई उठाना चाहेगा ना तो नहीं उठा पाएगा, चिपका हुआ है, झूलेगा।
झूल जाएगा उसी पे उठाने में। तो फिर जुगाड़ वहाँ पर लगाता है, अगर फ्लैट सरफेस गेज का बेस है तो धीरे धीरे किसका किनारे पर लाता है, किनारे पर लाएगा तो क्या होगा, गैप में एयर पास होगा तो फिर वो निकल जाता है। तो ये स्लॉट पहले से ही है तो एयर पास होते रहता है, तो वैक्यूम बनने का सवाल ही नहीं है। ड्यू टू द वी स्लॉट देयर इज नो वैक्यूम इन द सरफेस प्लेट एंड बेस ड्यू टू विच इट स्लाइड इजिली। मार्किंग करते समय आसानी से हम लोग स्लाइड भी कर सकते हैं सरफेस प्लेट पर। सरफेस प्लेट पर लगे तेल एवं धूल कण भी स्लॉट के अंदर आ जाते हैं, इसलिए एक्यूरेसी में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तेल वगैरह धूल कण होता है वो धीरे धीरे खिसक खिसक करके इसी में चला जाता है, इसलिए एक्यूरेसी में कोई अंतर नहीं आता है। Oil and dust particles on the surface plate comes inside the V slot, so there is no difference in accuracy. समझा नतीज? तो आज का कहानी हम लोगों का इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वर्नियर हाइट गेज, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्नियर हाइट गेज और फिर इसके बाद कम्बिनेशन सेट, ये दो टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ढेर सारे क्वेश्चन पूछे तो वो सब डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही।